क्या आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट्स जैसे कि लिबरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म ये सब डिफिकल्ट लगते हैं? मुझे ये बताइए कि क्या आपने वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा भी पोर्शन पढ़ा है? आपको क्या वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा भी आइडिया है? आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंडियन पॉलिटी रटनी पड़ती होगी। आप मुझे ये बताइए, क्या आपने मॉडर्न हिस्ट्री को कभी ढंग से समझने की कोशिश की है? नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम CUET PG 2026 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सिर्फ हम सिलेबस का नॉर्मल डिस्कशन नहीं करेंगे, इसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सिलेबस में स्ट्रैटेजी की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसको पढ़ते वक्त आपको डिफरेंट सब सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी भी पढ़नी है, पॉलिटिकल थॉट भी, थिंकर्स को भी पढ़ना है, इंडियन थिंकर्स को, थियोरी को भी पढ़ना है। तो इसको पढ़ने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, उससे भी आपकी तैयारी में फ़र्क पड़ता है। अगर कोई बच्चा है वो डायरेक्टली थियोरी का कोई टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू कर देता है तो उसको बड़ी परेशानी होगी समझने में। तो किस सीक्वेंस में पढ़ाई करें? आपको पॉलिटिकल साइंस की उतनी समझ नहीं है और आप अचानक से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या आप उस तरीके से अपनी समझ डिस्कस मतलब उसको डेवलप कर पाएंगे? ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आप बिना किसी मैप के किसी शहर में जाने की कोशिश कर रही हैं। तो हो सकता है कि आप पहुंच जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सेम ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की है और रैंडम तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया है। वो भी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो क्या एक शॉर्ट एंड श्योर रास्ता होना चाहिए? कौन सा वो स्ट्रैटेजी, कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट को पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें? तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CUET PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट है और वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको वहाँ पे पढ़ने का आपका सपना है। तो सिलेबस को किस तरीके से हम टैकल करेंगे, सिलेबस को किस तरीके से अप्रोच करेंगे ताकि हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड हो सके। तो आइए एक एक करके सिलेबस को देखने की कोशिश करते हैं, एक एक पोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में देखिए, सिलेबस में अगर आप ओवरऑल सिलेबस देखने की कोशिश करें तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, थियोरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ और IGP के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मोस्टली इंडियन पॉलिटी के ही टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, लेकिन इसको पढ़ने का हमारा क्या अप्रोच होगा, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। आप अब देखो, आप अगर चाहें तो सबसे पहले आप कोशिश करें, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि थियोरी पढ़ना शुरू कर दिया। मान लो आपने लिबर्टी उठा दी कि अब मैं समझूंगा लिबर्टी क्या है। जैसे मैं जब पढ़ रही थी, सबसे पहले मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़कर आई थी और अचानक से पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था। तो मैंने स्टेट सबसे पहले शुरू किया पढ़ना कि भाई ये राज्य क्या होता है। तो अब ऐसा लगे कि जैसे ये मेरे लिए ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बट अब अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई तुमने अगर पहले थिंकर्स को पढ़ लिया होता तो तुम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाती। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, अगर जो भी आप थियोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं, जो भी आइडियोलॉजीज़ पढ़ते हैं कि देखो लिबरलिज्म ये होता है, आइडियलिज्म ये होता है, थियोरी ये है, मतलब जस्टिस की थियोरी ये है, लिबर्टी की थियोरी ये है, तो ये जो आप थियोरीज़ पढ़ रहे हैं वो कुछ थिंकर्स ने दिए होंगे, कुछ थिंकर्स ने उसके बारे में बात किया होगा। तो जो थियोरी है ना वो थिंकर के माइंड से ही निकल कर आता है। तो जो थिंकर इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, अगर आप उसके माइंडसेट को बेहतर ढंग से समझ जाएं तो इन थियरीज़ को पढ़ना और समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे अगर मैं डायरेक्टली जस्टिस पढ़ने के बजाय अगर मैं प्लेटो को पढ़ लेती, प्लेटो के माइंडसेट को समझ लेती, प्लेटो की थियोरी ऑफ जस्टिस को समझ लेती और जो भी बड़े बड़े थिंकर्स, इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात किया है, उनको ढंग से पढ़ लेती और समझ लेती, उसके बाद जब मैं इन थियोरीज़ को पढ़ना शुरू करती तो मेरी समझ का लेवल जो है वो अच्छा उसी वक्त हो गया होता और मुझे एक शॉर्टर रूट कवर करना पड़ता। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। देखिए, सिलेबस आपके पास भी है, बुक आपके पास भी है, लेकिन एक टीचर, एक मेंटर और एक गाइड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से जो चीज़ें उसने जो है इनकलकेट की हैं वो स्टूडेंट्स के सामने परोस सके और उनको वो डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े जो हमने अपने टाइम पे करी हैं। हम अभी भी हम स्टूडेंट्स हैं, हम रेगुलरली सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हम एक स्टेप आगे हैं, वो जर्नी
हम कवर करके आगे आ चुके हैं, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। तो देखिए, जैसा कि सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स और जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स को पढ़ना है। तो देखिए, अब ज़रूरी नहीं है, ये कोइंसिडेंटली इसी सीक्वेंस में दे दिया है, लेकिन देखो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैंने पहले भी एग्जाम्पल देकर समझाया। अगर आप प्लेटो को ढंग से समझ लेते हैं, वो किस सिचुएशन में लिख रहे थे, वो क्या थियरीज देने की कोशिश कर रहे थे, उनकी थियरी ऑफ जस्टिस क्या है, कम्युनिज्म ऑफ मैरिज एंड वाइफ का कंसेप्ट क्या है, उसको समझ लेंगे आप, एरिस्टोटल को समझ लेंगे, मैकियावेली को स्पेशली अगर आप समझ लेंगे, तो स्टेट यानी कि राज्य के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले देखो, मेरा विचार है, मान लो मेरा कोई आइडिया है, मैं आपसे कहूँ कि मेरे आइडिया को समझो, आप मेरे आइडिया को भी समझ लोगे, लेकिन अगर आप मुझे समझ जाते हो, मेरे माइंडसेट को समझ जाते हो, तो इनडायरेक्टली आप मेरे आइडिया को अपने आप समझ जाओगे और उसमें आपको उतनी कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस में सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक दिया है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, वहाँ से पढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो, आप ये भी कह सकते हैं कि मैम अगर थिंकर्स को ही पढ़ना है तो इंडियन थिंकर्स को क्यों ना पढ़ें, पहले वेस्टर्न थिंकर्स को ही क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो हम थियरी में कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, तो इन सब के बारे में मोस्टली जो स्टेटमेंट्स भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं वो इन थिंकर्स के ही दिए हुए होते हैं, तो वो हमारे लिए फिर ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हालांकि इंडियन थिंकर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और उनकी कई बातें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न के बाद इंडियन पढ़ें तो आपके लिए सहूलियत होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले हम जब अपने कोर्स में और इस पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे तो मेरी स्ट्रैटेजी यही होगी। देखो, सिलेबस और स्ट्रैटेजी दोनों को मर्ज करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के सिलेबस नहीं है और बिना मतलब एक वही बात जो मैंने एग्जांपल देके बोला कि एक बिना मैप लिए कोई आदमी भटक रहा है, उसका जो हाल है वही हो जाता है। तो सिलेबस और स्ट्रैटेजी दोनों एक साथ आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस सिलेबस को कवर करने का। तो सिलेबस को कवर करने की स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली। देखिए, प्लेटो को हम बहुत मज़ेदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटो के ऊपर डेमो वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जा करके हमारे द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके थ्रू जुड़ करके मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यूईटी पीजी 2026 के लिए मेंटरिंग करूंगी आपकी, आप जा करके देख सकते हैं इस चैनल पे। प्लेटो का डेमो वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। वहाँ कितने इंटरेस्टिंग तरीके से प्लेटो के एरा में जा करके उनके माइंडसेट को समझने की हमने कोशिश की है। मतलब प्लेटो के दिमाग में घुस के उनके जन्म काल, उस दौर को हमने जिया है और प्लेटो का एक जो है दिमाग का एक स्वरूप दिखाने की कोशिश की है कि भाई, हालांकि वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके दिमाग का स्वरूप दिखाना और उनको एक शॉर्ट वीडियो में वो करके आपको आपके सामने प्रेजेंट करना, ये किसी के बस की बात नहीं है। वो सुकरात के शिष्य थे, लेकिन हाँ, उनका एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाने की मैंने कोशिश की है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। फिर हम इसी तरीके से एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जे.एस. मिल को समझने की कोशिश करेंगे, और कार्ल मार्क्स जो कि बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। मतलब मार्क्स के दौर में मार्क्स को वो इज्जत नहीं मिली जो मार्क्स जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद हज़ारों लोग खुद को मार्क्सवादी कहने लगे। उनकी क्या कहानी थी, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स थे, अभी भी हमारे आसपास के देशों में, हमारे खुद के आसपास के लोगों के माइंडसेट के थ्रू हम कार्ल मार्क्स की एक झलक देख सकते हैं। उनको समझने की कोशिश करेंगे, जॉन रॉल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी नींव होगी पूरे पॉलिटिकल साइंस का। जो फाउंडेशन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब जो थिंकर्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। तो पहले आपको थिंकर्स को बेहतर ढंग से समझना है, एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट्स, इनके ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। उसके बाद देखिए, सिलेबस में उसके बाद आपका थियरी दिया हुआ है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बाद मैं कहूँगी कि आप पहले थियरी को पढ़ लें और उसके बाद आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ें। क्योंकि देखो, पहले आपने वो सारे थिंकर्स को पढ़ा है, आपके दिमाग में उनकी कही हुई बातें हैं, उनके कंसेप्ट्स हैं। अब आप जब थियरी पढ़ेंगे, जैसे आप लिबर्टी पढ़ेंगे, इक्वालिटी, जब आप देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। जैसे आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वेट अ मिनट, सिलेबस में दिया हुआ है
जे एस मिल लिबर्टी के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी से शुरू करते हैं, फिर उनको एक बीच का वो कहा जाता है, पहले सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, फिर बाद में पॉजिटिव लिबर्टी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लिबर्टी को लेके उनका एक जो सबसे अलग एक माइंडसेट है, एक विचारधारा है जो वो देने की कोशिश करते हैं, जो उनको पढ़ के हमें समझ आता है, वो हमको जे.एस. मिल से पढ़ के हमारा वो कैनवस तैयार होगा, वो माइंडसेट तैयार होगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने के बजाय अगर आप थियरी पढ़ना शुरू करें, आपने अभी अभी जे.एस. मिल को पढ़ा है, आपने अभी अभी प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली को पढ़ा है, आप मैकियावेली को पढ़ के आए हैं, आप स्टेट के कॉन्सेप्ट को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप मिल को पढ़ के आए हैं, आप लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, आप सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने के बाद, हालांकि सेकेंड नंबर पे आपका दिया हुआ है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, बट आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पहले आप वेस्टर्न कवर कर लें और उसके बाद आप थियरी को कवर करें और उसके बाद आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर करें। फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में राजा राम मोहन रॉय हैं, गांधी जी हैं, अंबेडकर जी हैं, सावरकर जी हैं और कौटिल्या। ये लोग ये भी बहुत स्टेट को समझने के लिए, हालांकि कौटिल्या भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। तो कौटिल्या जब आप पढ़ेंगे, आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ लिया, आपने थियरी पढ़ लिया, अब जब कौटिल्या के कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे, आप बेहतर ढंग से और एक जो है ब्रॉडर व्यू आप देख पाएंगे अपने सब्जेक्ट का, अपने सिलेबस का। तो राजा राम मोहन रॉय जी हैं, गांधी जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग गांधी जी को भी पढ़ेंगे। देखिए गांधी जी के स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मोस्टली स्वराज से हम क्या समझते हैं कि नॉर्मली अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं है, और मैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से भी बात कर चुकी हूँ, उनसे पूछा जाए कि भाई स्वराज क्या है बताओ, तो उनको लगता है स्वराज मतलब क्या, अपना राज, अपना शासन। गांधी जी यही तो चाहते थे, अंग्रेजों को भगाओ। बट एक्चुअल में गांधी जी का स्वराज से क्या मतलब है, वो किस डेप्थ में और किस ऊंचाई तक स्वराज को ले जाना चाहते थे, वो हम समझेंगे अपने कोर्स की वीडियोस में, और फ्री में भी यूट्यूब पे हम आएंगे अपनी वीडियोस ले करके, जहाँ पे आपको डेप्थ में जा करके उन कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप जब देखते हैं और सिर्फ सवाल लगा करके तैयारी करते हैं, कुछ बच्चों का ये अप्रोच होता है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चन के बेसिस पे तैयारी करेंगे, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकाल भी लेते हैं। यकीन मानिए ये सिर्फ आपके CUET PG की तैयारी नहीं है, ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ रही हैं, जो कार्ल मार्क्स को आप पढ़ रहे हैं, जो जे.एस. मिल को आप पढ़ रहे हैं, वो आपको सिर्फ CUET PG के लिए नहीं पढ़ना है। आप CUET PG के बाद अगर आप PSIR ऑप्शनल लेकर के आगे बढ़ते हैं, वहाँ भी आपको प्लेटो पढ़ना है। ये सारा जो टॉपिक है ना, ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा, आगे कुछ तो आपका प्लान होगा। आप सिविल सर्विसेज में अगर जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखना चाहते हैं, तो आपको ये टॉपिक्स के लिए फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप UGC नेट के एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये टॉपिक्स हमेशा आपके साथ बने रहेंगे और आपको इनको पढ़ना ही है। तो आपको ये अप्रोच से नहीं पढ़ना है कि अभी मैं CUET PG की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा और ये मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं, अभी आपके पास मौका है, 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है, अभी आपके पास एक लंबा समय है। इसी वक्त से अगर आप अपनी तैयारी को दिशा देते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, तो आगे सिर्फ आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी अच्छी बुक्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि आपका फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको गाइडेंस की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप खुद से कार्ल मार्क्स पढ़ें, जैसा कि मैंने गांधी जी के बारे में बताया या फिर प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स में बता रही थी, वो किताबों में जिस तरीके से लिखे हुए हैं, आपका माइंड हो सकता है उस तरीके से उसको ना ले या उस पर्सपेक्टिव से उसको ना समझ पाए जिस पर्सपेक्टिव से एक टीचर या एक ऐसा इंसान जो उस जर्नी से निकल कर बाहर आ चुका है वो समझ रहा है। तो आपको एक मेंटरिंग की और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इसका रीज़न है। खुद एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है इधर उधर अलग अलग तरीक़ों से पढ़ते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छा टीचर स्टूडेंट को अच्छे तरीके से गाइड करे तो वो शॉर्टेस्ट रूट कवर करके अपना फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद वो एक्स्ट्रा बढ़िया
अच्छी अच्छी किताबों को ऐड ऑन करके अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का काम ये नहीं होना चाहिए कि वो परेशान हो कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना कैसे है। ये काम टीचर का है। स्टूडेंट का काम है मैं कितना ज़्यादा पढ़ सकूँ, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ, बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ सकूँ। वो तभी कर पाएगा जब उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और ये सारी बातें भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि सिलेबस को पढ़ने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहले मैंने बताया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करेंगे, फिर आप थियरी को कवर करेंगे और फिर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर करेंगे। देखिए, इतना टॉपिक कवर हो जाने के बाद आप समझ जाइए कि पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन बेस आप अपने लिए ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। इसके बाद वेट फॉर अ मिनट, इसके बाद आप जो भी चीज़ें करेंगे, इसके बाद आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे वो अब आपका दिमाग, कहते हैं ना एक बच्चा है, वो बच्चा बड़ा हो चुका है, अब उसका दिमाग परिपक्व हो चुका है, अब वो आगे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसको बेहतर ढंग से वो ग्रास्प कर पाएगा। तो आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमने देखा कि हम क्या क्या टॉपिक्स को हमें कवर करना है हमारे एग्जाम के लिए। थियरी हम पहले ही कर चुके हैं, पहले WPT, फिर थियरी, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, ये हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, स्पेशली वो बच्चे जो हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं और साथ में उनके सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री वगैरह भी होता है, तो उन बच्चों को तो थोड़ा आइडिया होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, या पहले जो चीज़ें हो रही हैं उनका आइडिया होता है। लेकिन वो बच्चे, मेरे जैसे बच्चे जो कि डायरेक्टली मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस पढ़ के आई थी और मैंने ऑनर्स सब्जेक्ट लिया था पॉलिटिकल साइंस, और मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में ऑप्शंस में हिस्ट्री था ही नहीं। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ा है और इकोनॉमिक्स एज एन एंसिलरी सब्जेक्ट पढ़ा है। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री नहीं था, तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को और मतलब हिस्ट्री के पोर्शंस को नहीं पढ़ा उस टाइम पे, उस वक्त नहीं पढ़ पाई थी। तो मेरे लिए अब मुझे समझ आता है कि इंटरनेशनल रिलेशन समझना मेरे लिए उस वक्त इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा था। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन स्पेशली उस पर अगर आपकी पैनी पकड़ नहीं है और आप डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ वही बात हो जाएगी ना कि आपको अगर किसी पेड़ को उगाना है तो प्रॉब्लम जड़ में है, जड़ को आपने समझा ही नहीं और आप पेड़ के तना जो है वो क्यों सूख रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों नहीं समझ में आ रहा है वो सोच रहे हैं, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं है। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? देशों के बीच का रिलेशन, अलग अलग देशों के बीच का रिलेशन। अब जब आपने अलग अलग देशों के हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं है कि वो किस तरीके से डेवलप होके इस सिचुएशन में आए हैं, अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है, जैसे हमारा देश भारत, हमें आज़ादी मिली, हमने अपना संविधान लिखा, जिस तरीके से हम आज फंक्शन कर रहे हैं, अगर उसके पास्ट के बारे में हमें पता ही नहीं है और हम भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का किस तरीके से बंटवारा हुआ, पाकिस्तान की क्या जर्नी रही, भारत की क्या जर्नी रही, उसके बाद हम जब इन दोनों के बीच के करंट रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यही लागू होता है पूरी सिचुएशन में, यानी पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस पे। अगर आप जो भी इम्पोर्टेंट देश हैं जिनका रोल रहा है इस पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को चेंज होने में, उनका बहुत, जैसे USA हो गया, UK हो गया, इन कंट्रीज़ के पास्ट को अगर हम नहीं जानते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन समझ आएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप अगर नहीं समझते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ डायलॉग जो हमें पढ़ने को मिलता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो रिलेशन है उसके वो ऐसा ही क्यों है, क्यों जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, जो सदर्न कंट्रीज़ हैं वो उतनी प्रॉस्परस नहीं हैं। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होता, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा होता, तो आपको पता होता कि किस तरीके से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। वहाँ पे लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, फिर उनको और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी तो वो हमारी तरफ मूव करते हैं। जब वो हमारी तरफ मूव करते हैं तो उनको दिखता है कि भाई यहाँ से तो हमें चीप लेबर भी मिल जाएगा, वो कोलोनाइज करना शुरू करते हैं और एक तरीके का नॉर्थ और साउथ यानी नॉर्दर्न और सदर्न कंट्रीज़ के बीच में एक तरीके का इकोनॉमिक गैप आ जाता है और माइंडसेट के लेवल पे भी गैप आ जाता है, जो कि हमें आज तक देखने को मिलता है। तो ये आप कैसे समझ पाएंगे अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ा ही नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री को कभी जाना ही नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ सिलेबस को देख लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस को पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिलेबस को भी समझने का एक तरीका होना चाहिए, रूट होना चाहिए कि कौन सा रास्ता पकड़ के, कौन सी जर्नी तय करके आप वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ताकि कम से कम समय में
बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार हो जाए, ताकि आप ये एग्ज़ाम तो क्रैक करें ही, साथ आगे भी आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो करने के लिए आपको शुरू से शुरू करना ना पड़े, आपके पास एक बहुत मजबूत फाउंडेशन हो, आपको बस चीज़ें ऐड ऑन करनी हो। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें समझने से पहले हमारा जो अप्रोच है वो ये होगा कि हम कुछ क्लासेस वर्ल्ड हिस्ट्री की लेंगे, जहाँ पे नॉर्मल, कॉमन, बहुत आम बोलचाल की भाषा में, लेमैन भाषा में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। अब घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसा सोचेंगे, अच्छा अब आप पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री भी पढ़ाओगे? नहीं, ये वो आपको बिल्कुल रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बस आपको एक मूवी की तरह देखना होगा, सुनना होगा और एन्जॉय करना होगा, ताकि आप आगे जो आपका सिलेबस है उसको बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पोर्शंस को मज़ेदार तरीके से कवर करेंगे, कुछ हम क्रिएटिविटी भी करेंगे, उसमें हम कुछ वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम आप ही देख ही रहे हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स को समझने में बहुत मज़ा आएगा। और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको हम सिंपली ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, इनके पीछे के बैकग्राउंड को समझ करके, ओरिजिन से लेकर के अभी तक का जो सिनेरियो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फैक्ट्स तो आप एग्जाम से पहले रट ही लोगे, उसके लिए भी हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे, कैसे क्विज बैचेस ऑर्गेनाइज कराने हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराना है, लाइव क्विज कैसे कराना है, वो सब हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास पूरा समय है और हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, जड़ से जाके इस सब्जेक्ट को समझना है। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। नाम, सार्क, यूएनओ, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके बाद भी सिर्फ सीयूईटी पीजी ही नहीं, इसके अलावा भी आप जो भी एग्ज़ाम देंगे हर जगह ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी बार इसको पुख्ता कर लीजिए, ताकि आगे के लिए सिर्फ आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत हो। उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ेंगे। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी की जो मैं बात कर रही हूँ, बिना वर्ल्ड हिस्ट्री या इन कंट्रीज़ की हिस्ट्री को समझे बिना कैसे आप अभी के टाइम पे उनके रिलेशंस क्यों ऐसे हैं उसको बेहतर ढंग से कैसे समझ पाएंगे? तो वर्ल्ड हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी कवर करेंगे और उसके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है, करंट में क्या चल रहा है, पहले भी जो क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हुई हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो बेसिकली ये इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स हैं इसमें, जो आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए। प्रीएम्बल हो गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है, लेकिन अब आपको इसका फ़ायदा उठाना है। आगे आप जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उसमें ये सिलेबस का दायरा बढ़ने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास समय ज़्यादा है, सिलेबस का पोर्शन छोटा है, तो आप डेप्थ में जाकर, गहराई में उतर कर इस सब्जेक्ट को पढ़ के अपना जो फाउंडेशन है उसको मजबूत बना लीजिए। तो जो ये आपका इंडियन पॉलिटी है, देखो, इंडियन पॉलिटी पढ़ने से पहले, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने से पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ठीक उसी तरीके से इंडियन पॉलिटी पढ़ने से पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में भी है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्या क्या सिनेरियोज हुए, क्या स्टोरी थी उस टाइम की, किस तरीके से संविधान लिखा गया, किस तरीके के डिबेट्स हुए, फिर क्या सामने आया, फिर बाद में क्या अमेंडमेंट्स हुए, पहला अमेंडमेंट क्या था, क्यों था, कैसे हुआ, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना कुछ भी समझे हुए डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से उठा के प्रीएम्बल पढ़ना शुरू कर दोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आर्टिकल 32 को किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने कोई बहुत अच्छा टैग दिया, किसी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा किसी आर्टिकल को। मैं एग्जैक्टली बोल नहीं रही हूँ, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जब हम किताब में पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा होगा इस आर्टिकल को, तो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे होते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कैसे, मॉडर्न हिस्ट्री का जो हिस्सा है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको जब हम समझ नहीं रहे होते हैं, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही एक रटने जैसा हो जाता है और हम रटते चले जाते हैं। तो हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझना है। तो जो भी हमारे इंडियन पॉलिटी का पोर्शन है उसको पढ़ने से पहले भी, जैसे आईआर पढ़ने से पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री के
कुछ सेशंस रखेंगे, वैसे ही ये जो आईजीपी के जो टॉपिक्स हैं, जो इंडियन पॉलिटी के पोर्शन के टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ने से पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री की लेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड हो सके। अब यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका बहुत ही मेजर पोर्शन जो है सिलेबस का वो कवर हो चुका होगा। कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, डीपीएसपी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कई बार इनके अलावा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले तो हम सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं उसके बेसिस पे भी देखेंगे कि क्या और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना चाहिए, उसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है। बाकी जो ये टॉपिक्स और इंडियन पॉलिटी के हैं, जुडिशरी हो गया, गवर्नेंस हो गया, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, तो बेसिकली आईजीपी इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस सेक्शन में सिर्फ इंडियन पॉलिटी का पोर्शन नहीं है, सिर्फ इंडियन पॉलिटी नहीं है, इसमें कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे पॉलिटिकल, जैसे अप्रोचेस एंड मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ना है, रेजिम्स के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल कल्चर पढ़ना है। पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली जब आप और बड़ी क्लास में जाएंगे, जब आप मास्टर्स में एडमिशन लेंगे, तो ये सारा जो पोर्शन है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हिस्से में आता है, तो इसको यहाँ अलग से नहीं दिया गया है क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम उनको लेना है, तो वो बस आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, हम अलग से क्लासेस लेंगे, यहाँ से हम सेग्रीगेट कर लेंगे, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन अलग करेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, पार्टीज, ये सारी क्लासेस हम थोड़ा अलग से लेंगे, उसको थोड़ा एक अलग अप्रोच से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो चुका है पब्लिक पॉलिसीज़ जो हैं, अभी के टाइम पे जो पॉलिसीज़ चल रही हैं या जो इम्पॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, मॉडल्स, प्रोसेसेस एंड टाइप्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो चुका है, बस एक जनरल इश्यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम के जो भी इश्यूज़ हैं, करंट के कुछ क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स हैं, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज पे कुछ इंपॉर्टेंट पहले भी जो हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और अभी करंट सिनेरियो में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि करंट के लिए हम हर वीकली सेशंस रख सकते हैं। एक सेकेंड, हम वीकली सेशंस रख सकते हैं करंट टॉपिक्स के लिए, कि हर हफ्ते जो भी चीज़ें, देखो अभी एग्ज़ाम में समय है, 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हफ्ते में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट हैं, कोई इम्पॉर्टेंट अगर सबमिट हो रहा है, किसी का जो है मीटिंग हो रहा है, कोई सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा, कुछ भी चेंजेस ऐसे बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कवर करके संडे को या हफ्ते में किसी भी एक दिन, जो हमारी और आपकी सहूलियत के लिए जो दिन सही बैठेगा, उस दिन हम मिलके करंट अफेयर्स का एक सेशन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का एक सेशन करेंगे, और इस तरीके से ये सेशंस ऐड ऑन होते जाएंगे, और एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो सिलेबस आपका बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है, लेकिन अगर आपको इसको इलेबोरेट करके बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें बढ़िया समय लगेगा, क्योंकि आपको मल्टीपल रिवीजन भी करना है। और ये सिलेबस जो छोटा है, इसका ये आप ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिलेबस आपको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना है। आप चाहे सिविल सर्विसेज में जाना चाहें या फिर आप एकेडमिक्स में जाना चाहें, अगर आप इस सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे कभी भी, कहीं पे भी, अगर आप दूसरे भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो अगर आप ये सब्जेक्ट से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, ये टॉपिक्स आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इनको तो बेहतर ढंग से यहीं पुख्ता कर लो, समय भी है और समय के साथ साथ आपके पास सिलेबस भी छोटा है, तो जितना गहराई में जाके इसको पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। MCQ क्वेश्चंस, अब देखो सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सवाल लगाना भी ज़रूरी है। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस इमीडिएटली लगाएंगे, वीकली प्रैक्टिस करेंगे और बार बार रिवीजन भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंच सकें अच्छे स्कोर के। तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है सिलेबस को लेके, ये वीडियो इस बारे में थी कि सिलेबस को पढ़ने की
बेहतर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो 2026 में अगर आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे जुड़कर अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपनी किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।